हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं पढ़ रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हमने अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की जो विधियां थी उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लैंगिक प्रजनन। तो जैसे हम पहले ही जानते हैं, पहले ही दिन हमने डिस्कस करा था कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं। और जो लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा युग्मक के मिलने से होता है। जब नर और मादा के जो युग्मक है वो मिलेंगे, तब जो है वो नई संतति का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है, नर एवं मादा युग्मक में मिलने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो नर में जो है वो युग्मक बनता है और मादा में कैसे बनता है। पर जब उनका संलयन होता है, जब वो आपस में मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लैंगिक जनन जब भी होगा तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल समरूप नहीं होगी। जो संतति होगी वहाँ पे क्या आएगी, टवस्टी आएगी, जो कि बहुत आवश्यक होती है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम देखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पहले हम फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे कि कैसे लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो देखो, जो फूल होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। ठीक है, और एक फूल के कितने पार्ट होते हैं, एक फूल के उनके चार भाग होते हैं। एक सबसे बाहर बाह्य दल, ठीक है, जो उसके बाद पंखुड़ियाँ। बाह्य दल क्या होता है, जो रंग कैसा होता है, जिसका हरा होता है। ठीक है, और पंखुड़ियों की वजह से एक फूल का रंग होता है। ठीक है, जैसे कोई फूल लाल है या कोई पिंक है या कोई फूल जो है वो येलो कलर का है, तो उसका जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, उसकी पंखुड़ियों की वजह से। ठीक है, उसके बाद स्त्री केसर। ठीक है, और उसके बाद आ गया पुंकेसर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फूल के प्रकार, फूल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अपने आसपास भी देखें तो हमें दो प्रकार के फूल जो अब मिलेंगे। एक होते हैं उभयलिंगी पुष्प और दूसरे होते हैं एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। एक ही फूल में जब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। उदाहरण, सरसों। ठीक है, सरसों का जो फूल होता है उसमें दोनों जो स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फूल में उपस्थित होते हैं। गुड़हल भी देखें तो उसमें भी ऐसा ही होता है। इसके बाद है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। मतलब एक फूल में एक ही होगा, या तो वो स्त्री केसर होगा या वो फिर पुंकेसर होगा। उदाहरण के लिए हम देखें तो तरबूज और पपीता जो है वो एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक फूल की संरचना। ठीक है, तो फूल की संरचना को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि फूल जब हम देखते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, चार पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आ गया हमारा स्त्रीकेसर, यहाँ पे आ गया हमारा पुंकेसर, ये आ गया हमारी पंखुड़ियाँ। ठीक है, और ये जो है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, हमारा बाह्य दल। सबसे बाहर मैंने पहले ही कह दिया आपको, जो फूल का एक सबसे बाहर आपको एक जो है वो कंस्ट्रक्शन मिलेगी, देखो ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल। ठीक है, और ये किस रंग का होता है, हरे रंग। इसके बाद जिसकी वजह से एक फूल का क्या होता है, कलर होता है, जैसे यहाँ पे है तो वो किसकी वजह से होता है, पंखुड़ियों की वजह से। ठीक है, बीच में बिल्कुल जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्त्रीकेसर, और जो आसपास जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे पुंकेसर। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो हमारा पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं। एक तंतु, जो लंबी एक जो स्टॉक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, तंतु, और ऊपर इसका क्या होगा, पराग कोश होगा। ये हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7th में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये कैसे स्ट्रक्चर इसका होता है। ये इसका आ गया तंतु, और ये जो हो गया ऊपर इसका परागकोश हो गया। ठीक है, ये कैप की तरह होती है ये। इसके बाद अगर हम बात करें स्त्री केसर, तो स्त्री केसर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे जो अब वो ऊपर रहेगा हमारा वर्तिकाग्र, बीच की जो नेक होगी उसको हम बोलते हैं वर्तिका, और जो सबसे नीचे होता है वो होता है हमारा अंडाशय, और अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड। तो एक फूल की काट का चित्र हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इसको आपने बड़े डिटेल से अच्छे से इसको बनाना है और इसको समझना भी है। तो एक फूल के कितने पार्ट होते हैं, 4, उसको हम एक फूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें
बीज निर्माण की प्रक्रिया, बीज निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो परागकोश में उत्पन्न परागण, ठीक है, जो परागकोश होता है, जो हमारा पुंकेसर में होता है, उसमें वहाँ पे क्या उत्पन्न होते हैं, परागकण, ठीक है। वो परागकण क्या होता है, हवा, पानी या जंतु के द्वारा, ठीक है, उसी फूल के वर्तिकाग्र में गिर जाए, मतलब उसी फूल के जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है उसी पे गिर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण, ठीक है। या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए उसको हम बोलते हैं परपरागण पर स्थानांतरित होता है। तो देखो पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, हमने दो पार्ट पढ़े, एक पढ़ा हमने स्त्री केसर और एक पढ़ा हमने पुंकेसर। पुंकेसर में जो परागकोश है वहां पे बढ़ेंगे परागण, उन परागणों का कहाँ पे पहुंचना होता है, पहले स्टेप में वर्तिकाग्र पर, जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे। अगर जो वो एक ही फूल पे दोनों है तो उसी फूल पे जब वो पहुंच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। और जब एक फूल से वो पक्षी के द्वारा या किसी कीट के द्वारा या जानवर के द्वारा या हवा या पानी के द्वारा दूसरे तक पहुंच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण उसको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद परागण से एक नलिका बनती है जो हमने पढ़ी अभी ऊपर देखी हमने, परागण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाती है, बीजांड में, ठीक है। अब जब बीजांड में वो पहुंच जाएगी तो अंडाशय के अंदर नर एवं मादा जो युग्मक होंगे वहां पे उनका क्या होगा, संलयन होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। अब युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जब वहाँ पे विभाजन होगा, डिवीजन होगी, तो वहाँ पे जो भ्रूण बनेगा और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में बदल जाता है। जो हमारा बीजांड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो अंडाशय है, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है तथा फूल के अन्य भाग सारे झड़ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस स्टेप को, जो वो आपने समझना है। देखो कैसे हुआ, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, जो हमारे परागण थे वो कहाँ पे पहुँच गए, वर्तिकाग्र पर, ठीक है, यहाँ पे ये पहुँच गए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक जो है वो नर युग्मक की एक देखो ये ट्यूब सी बन रही है, ठीक है, जिसको हम परागनली भी कह सकते हैं। यहाँ से जो ये परागण थे वो कहाँ पहुँच गए, हमारे अंडाशय में, ठीक है। यहाँ पे मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों का क्या हुआ, संलयन हुआ, जिसको हमने क्या बोल दिया, निषेचन। अब यहाँ पे उसकी क्या होगी, डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद जो यहाँ पे जो बीजांड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो बना देगा, जो बीज होगा उसका निर्माण कर देगा। और जो अंडाशय का पार्ट होगा उससे क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा, ठीक है। और जो अन्य जो पार्ट होते हैं सारे वो क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो है वो हमारे फूल में लैंगिक जनन होता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार फिर से अगर हम डायग्राम की ओर देखें तो डायग्राम जैसे अभी हमने पहले भी देखा इसको, देखो डायग्राम में जब हमने इसके पार्ट देखे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे पूछे कोई कि कैसे जो है वो यहाँ पे ये जो बीजांड है इससे क्या बनेगा हमारा, इससे बनेगा हमारा जो है वो बीज बनेगा, ठीक है। और जो अंडाशय है उससे क्या बनता है हमारा, यहाँ से ये जो है वो फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल इसको डिटेल से देखना है कि बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे जो है वो जो फूल है उसमें क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर हम इसको समअप करें तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे परागण होंगे वो पहुंचेंगे कहाँ तक, जो हमारा स्त्री केसर होगा उसके वर्तिकाग्र पर, वहाँ तब जब वो पहुंचेंगे वहाँ पे एक नर युग्मक जब पहुंच जाएगा तो परागनली बनेगी, उससे होकर वो परागण कहाँ पे पहुंच जाएंगे, नीचे अंडाशय में। वहाँ पे जो है वो दोनों जो नर और मादा स्त्रीलिंग और जो हमारा परागण होगा उनका क्या होगा, यहाँ पे निषेचन होगा, दोनों आपस में मिलेंगे, फिर उनकी डिवीज़न होगी, फिर यहाँ पर जो बीजांड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे जो बीज होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मादा में प्रजनन, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो मानव में प्रजनन, मानव में भी लैंगिक जनन जो है वो होता है, ठीक है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वे काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं,
लैंगिक परिपक्वता इसको हम पढ़ भी चुके हैं पहले। यौवन अवस्था या किशोरावस्था, टीनेजर्स, ठीक है, वो जो कि 13, 14, 15 और 19 अप टू 19 तक रहती है। लड़कियों में ये 2 साल पहले होती है, ठीक है, लड़कों की अपेक्षा। इसमें हमारी बॉडी में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ का भारी होना, या जो है वो हमारी टांगों पे या जो हमारी बाजू होती है उस पे हेयर्स का निकलना, ठीक है, या हमारी बॉडी जो है वो डेवलप्ड होना, ठीक है। बहुत से हमारे जो बॉडी में क्या आते हैं, जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मुंह पे मुहासे वगैरह आना है, ठीक है। लड़कियों और लड़कों में ये जो परिवर्तन है ये हम बाहर से जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें और क्या होता है, लैंगिक परिपक्वता भी आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है।